वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। जैसे कि सब जान रहे हैं कि हमने जो ज्योग्राफी की PYQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, एक एक टॉपिक को लेके जितना भी PYQ आया है हमने वो हर टॉपिक कवर किया है। जैसे कि हमने देखा कि मैंने आपको सॉइल का टॉपिक कवर कराया है, प्लस अब तक मैंने आपको लास्ट टॉपिक क्रॉप का भी टॉपिक कवर करा दिया है। जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो है फार्मिंग के रिलेटेड। ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड UPSC ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जाम में, चाहे वो CSC हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, ठीक है, या CAPF हो, सब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि भाई फार्मिंग से रिलेटेड CSC में क्वेश्चंस आए तो हैं, बट वो करंट कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए हैं। भाई फार्मिंग में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, इस टाइप से, मतलब है ना। बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो CDS, NDA एंड CAPF में। बट अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि CSC जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है वो थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला है। वो क्या कर रहा है, अब आपसे बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। यदि फार्मिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन वो टेक्नोलॉजी पे देगा और एक क्वेश्चन आपकी बेसिक पे देगा, ठीक है। इसलिए आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है, आपको बेसिक पे भी करना है और करंट से रिलेटेड भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक फार्मिंग के बारे में बताऊंगा जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मत सोचना कि सर CDS और NDA और CAPF के क्वेश्चन करा रहे हो, आगे CSC के क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हुए हैं। पहले आप जब बेसिक देख लोगे उसके बाद हम पहले आप जो CDS और NDA और CAPF के बेसिक क्वेश्चन है फार्मिंग से, जब आप वो कर लोगे उसके बाद मैंने CSC के क्वेश्चन आगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, लाइक आपको 24, 22, 18 इन सब के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, वो करना आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना है, ठीक है। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक में जो कवर करेंगे, आपको पता है कि मैंने दोनों लैंग्वेज में रखा हुआ है, बाइलिंगुअल रखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है। अब हम क्या क्या कवर करेंगे, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखेंगे, मिक्स फार्मिंग देखेंगे, इंटरक्रॉपिंग देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखेंगे, इंटेंसिव और प्लांटेशन, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग, बहुत सब कुछ जो NCERTs में भी आए हुए हैं। आपको पता है कि UPSC NCERT से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और यहीं से वे अपने क्वेश्चंस उठाता है, ठीक है, और यहीं से उनके जवाब आते हैं। तो इसलिए मैंने सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल कराई हुई है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, इसको मैं रफ कर देता हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोला हुआ है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपको सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहा है। चलिए, अब वो बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब पहले दिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरीय कृषि, कमर्शियल फार्मिंग की बात की गई है, ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग की बात की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, इन सब की बात की गई है। मतलब स्थानांतरण कृषि, वाणिज्यिक, विस्तृत गहन कृषि और जैविक कृषि की बात की गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वाह कृषि, ठीक है। देखो भाई, आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि इसमें आप एक छोटा सा लैंड होता है, आपके पास एक छोटी सा लैंड होता है भूमि का, ठीक है। उस पर आप खेती करते हो, क्या करते हो, इस पर आप खेती करते हो, आप गेहूँ उगाते हो, व्हीट उगाते हो, राइस उगाते हो, ठीक है, आप सब इस पर उगा रहे हो। लेकिन किसके लिए उगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। आप उगा रहे हो अपनी फैमिली के लिए कि भाई आप उगाओ, खाओ और जियो, ठीक है। ये है इसका मतलब बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। भाई प्रॉफिट तो आप जब कमाओगे जब आप इसको सेल करोगे कहाँ पर, मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी फसल को मार्केट में बेचो और प्रॉफिट कमाओ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। सब्सिस्टेंसी फार्मिंग का मतलब होता है अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए आपको अपने क्रॉप्स उगाना है, आप जो खाओगे, जैसे लाइक व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, ये सब, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, ये तो होगी बात यहाँ। अब हम बात थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते हैं। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब बच्चे थोड़ा बहुत NCERT पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, बट आपका खुद ही देखो 24 मई में आप लोगों का एग्जाम होना है, तो मैं इतना जान लूँ कि आपने NCERTs पढ़ ली होंगी। चलिए देखिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की हुई है, ठीक है सर। अभी हमें इस पर नहीं रुकना है, आगे बढ़ो। बोला हुआ है कमर्शियल फार्मिंग, और मैंने आपको बताया कि भैया सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब बिल्कुल भी कमर्शियल तो होता नहीं है। कमर्शियल मतलब कि प्रॉफिट कमाना, नहीं सर, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि सर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग, फिर वो बोल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बात हो गई सर। हमने अब हमारे पास एक ऑप्शन तो निकल गया, B तो गलत हो गया सर। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। देखो, इसका आंसर वैसे तो जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मतलब स्थानांतरित एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि आपने एक छोटे से आप एक जिसको हम बोलते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप झूम की खेती भी बोलते हो हिंदी में, है ना। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ों से बुलाया जाता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, सिंपल है, एक छोटा सा लैंड है कई जंगल में, उसको आपने साफ करा, वहाँ से जंगल पे पेड़ वगैरह हटाए, उस लैंड पे आपने अपना राइस, व्हीट, ये सब अपना उगाया। उगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करा, अपनी फसल को मतलब काट लिया। उगने के बाद जब वो पक गई फसल, ठीक है, उसको काटा, आपने उसको बनाया और अब वहाँ से चल दी, ठीक है। आप इसको जला दोगे, क्या कर दोगे, आप इसको जला दोगे, यहाँ फिर राख बचेगी, ठीक है। आप इतने नेक्स्ट लैंड पे जाओगे,
भाई नेक्स्ट लैंड पे जाओगे, फिर आपने ऐसे करा, यहाँ पे थोड़ा सा उगाया, अपना खाया, बोलो ना शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ना भाई। पहले एक लैंड पे उगाया, थोड़ा सा छोटा लैंड का टुकड़ा है, स्मॉल है, उस पर उगाया फसल वगैरह, क्रॉप वगैरह उसको बनाई, ठीक है। अब वहाँ से चल दिए, क्योंकि अब ये नेक्स्ट लैंड पे आई, यहाँ इन्होंने इसको क्या कर दिया, जला दिया, फायर कर दिया इसको, ठीक है, जला दिया है। इतना ये लैंड तैयार हो गया, यहाँ पे अपनी फसल वगैरह खाई, ठीक है। फिर एक और लैंड पे चले गए, यहाँ पे जब यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया, अब इस पे चले गए, इस पे भी अपना इन्होंने ऐसे ही काम करा, ठीक है। अब दोबारा ये इस लैंड पे वापस आएंगे, बिकॉज क्योंकि अब ये इसकी जो सॉइल्स की जो फर्टिलाइज थी वो इंक्रीज़ हो गई है, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई है, अब इंक्रीज़ हो गई है। अब दोबारा से इस पर खेती करेंगे, जब फिर इस पर खेती हो जाएगी उसके बाद फिर इस पर अगेन आएंगे, फिर इस पर अगेन जाएंगे। तो मतलब ये कहने का है कि इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, सिंपल है। चलिए, इसका ऑप्शन है, क्योंकि ये छोटे से लैंड पर होता है। मैंने आपको बताया कि सब्सिस्टेंस भी फार्मिंग छोटे से लैंड पर होती है, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कमर्शियल का आपको बता दिया मैंने कि कमर्शियल का क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। अब सर इसका भी हमें मीनिंग बताइए। देखो सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा लैंड लेंगे, ठीक है। अब इस लैंड पर जो है जो प्रोडक्शन है वो हाई होगा। ये स्मॉल लैंड है, ठीक है, स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। लेकिन इस पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है। मतलब ये जो प्रोडक्शन है वो एक फैमिली के लिए नहीं है, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता था कि स्मॉल लैंड पे अपनी फैमिली के लिए उगाना, नहीं। इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है। लाइक इसका यूज़ कमर्शियल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम कमर्शियल के लिए भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। यही होती है छोटा सा लैंड, उसमें प्रोडक्शन हाई होना, ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंपल है, ऑर्गेनिक का मतलब ये मेथड आप समझ रहे हो। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल फ्री, बिना किसी आपके बिना रासायनिक यूरिया के, मतलब इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो रासायनिक यूरिया, और वैसे केमिकल फर्टाइल के बिना उसके खेती करना, ऑर्गेनिक मेथड से, ठीक है। बस समझ में आ गई? ये तो ऑर्गेनिक एक तो मेथड हो गया, ठीक है। बट वो तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का वो पूछ रहा है एग्जाम्पल क्या है, ये तो नहीं है सर, ठीक है। इतना साफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं और भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बहुत सारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे भी इस चीज़ का जिक्र करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, CDS 2021 में आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में आप लोगों के सामने कि व्हाट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इस बारे में बात की गई है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हम आगे बात करें तो मिक्स क्रॉप जो होती है उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा। तो हम अब आसान भाषा में आपको सब चीज़ें बताऊंगा। देखो अब ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ये बोला है कि इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन, ठीक है। टू क्रॉपिंग के बीच में जो सेशन है अलग अलग टाइम पर, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। सेकंड बोल रहा है इट इज़ ग्रोइंग ऑफ टू मोर और मोर क्रॉप्स रैंडम मिक्सचर, ठीक है, ओके। सी बोल रहा है इट्स ग्रोइंग ए टू मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न्स। चलिए, इट इज़ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड पीसेस ऑफ लैंड इन अ पर प्लैनेट सक्सेशन, ठीक है। ये बात हो गई है। अब आपको इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा, इसमें नॉलेज बहुत जरूरी है। इंटरक्रॉपिंग के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने NCERT पढ़ी है, यदि उसके माइंड से स्लिप भी हो रहा होगा वो यहाँ इसको याद कर लेगा, समझ लेगा। देखिए जो इंटरक्रॉपिंग होती है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, सिंपल मैं बताता हूँ आपको कि भाई सिंपल है कि एक हमारा लैंड है, ये लैंड है हमारा। इस लैंड को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, टू रो में बना लिया। रो फर्स्ट ये हो गई आपकी और रो सेकंड ये हो गई, ठीक है। अब जो हमारा जो बोलते हैं कि जो हमारा वेदर है, ठीक है, जो मौसम है हमारा वो सेम है। मौसम क्या है, सेम है। मान लीजिए समर चल रही है, समर चल रहा है, या मान के चलिए विंटर चल रहा है, कोई एक मौसम चल रहा है। हमने लैंड पे दो क्रॉप उगाई, क्रॉप 1 एंड क्रॉप 2, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्रॉप्स हैं। क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स है, एक जैसी क्रॉप्स नहीं है। लाइक विंटर में हमने एक साइड तो हमने गेहूँ व्हीट उगाया, एक साइड हमने सरसों उगाया, ठीक है, बात खत्म। एक ही लैंड है, एक आदमी का एक लैंड है, उसको टू रो में डिवाइड करा, ठीक है। टू रो में पहली रो में हमने गेहूँ उगाया, विंटर का सेशन चल रहा है, हमने मान के चला, और दूसरे में हमने सरसों उगाई है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इंटरक्रॉपिंग का, ठीक है। मतलब ये होता है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि भाई आपका प्लस आपका वन टाइम, ठीक है, वन टाइम एक ही समय में, मतलब लाइक या एक ही वेदर में हम बोल सकते हैं, प्लस मैनी क्रॉप्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको दो जो क्रॉप्स बताई एग्जांपल के रूप में बताई है। वैसे इंटरक्रॉपिंग में दो या मैक्सिमम दो से ज़्यादा आप फसल उगा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगा सकते हैं। बस समझ में आ गई, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। अब इसके फ़ायदे क्या है, इंटरक्रॉपिंग के जो बेनिफिट होते हैं ना, इंटरक्रॉपिंग के बेनिफिट ये होते हैं, एक तो भाई देखो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, उसको
मैक्सिमम बना के रखते हैं, जो फर्टिलिटी है उसको मैक्सिमम बना के रखते हैं, और लैंड का क्या होता है, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज़ हो सकता है किसका, यूटिलाइज हो सकता है हमारे लैंड का, क्योंकि भाई एक हमने अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो उगा ली हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है कि इट इज़ द टाइमिंग पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन। नहीं सर, इट इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन रैंडम मिक्सचर। रैंडम नहीं भाई, रैंडम नहीं है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ टू मोर क्रॉप्स इन डिफरेंट रो पैटर्न्स। यस भाई, टू मोर क्रॉप्स आपका इसमें उगाई जाएगी, लेकिन डिफाइंड 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 रो पैटर्न्स। यस, एक निश्चित पैटर्न में उगाई जाएंगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। बस समझ में आ गई। अब आपसे यूपीएससी एक स्टेटमेंट दे रहा है और इंटर क्रॉपिंग आपसे वो स्टेटमेंट में डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटर क्रॉपिंग होता क्या है। यदि नहीं पता होगा तो आप इसको वहाँ पे गलत करके आओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, बड़े प्यार से समझना इसको। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये CDS में आया हुआ है, 2021 में ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, CSC ने, मतलब जो आपका IAS वाला एग्जाम होता है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। मतलब आपको बहुत सारे नाम दे दिए थे और मैचिंग दे दिए थे। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। देखो बोल रहा है मिल्पा और लद्दाख किसके अलग अलग नाम है, मतलब मिल्पा एंड लद्दाख आर डिफरेंट नेम्स फॉर, किसके हैं बताओ, कौन बच्चा बताएगा। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें है, एनसीईआरटी में है आपके, मेरे ख्याल से 8-9 एनसीईआरटी में भी है ना। देखो ये नाम होते हैं हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आराम से सही से पढ़ के जाना। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम होते हैं आपका क्या है, एक तो आपका मिल्पा। ठीक है, ये देखिए ये जो नाम है ना, मिल्पा एंड लद्दाख, ये किसके हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिया अभी, सबसे पहला क्वेश्चन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने करा था। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना हो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा। हाँ, नेम किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम प्लस कंट्री। ठीक है, फर्स्ट नेम आपको पता होना चाहिए, जस्ट वेट, आपका मिल्पा, लद्दाख, रोका। ठीक है, जो मिल्पा है वो किस कंट्री में बोला जा रहा है, मिल्पा जाता है मैक्सिको में। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा बोला जाता है किस कंट्री में, मैक्सिको में। लद्दाख बोला जाता है आपका कौन सी कंट्री में, मलेशिया में। ठीक है, जो रोका बोला जाता है वो बोला जाता है ब्राज़ील में। ये 3 नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने CSC में क्वेश्चन आया था, है ना, तो वहाँ से मैचिंग, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है मिल जाए आपको, तो मैचिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे बोल देगा, अब मान के चलिए मुझे क्वेश्चन बनाना है, मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, अब मैं आपसे बोलने लगा कि अब आप मुझे बताइए कि मिल्पा क्या होता है। अब बच्चा तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ के गया, लेकिन ये नहीं पता शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नाम मिल्पा भी है, तो वो गोल हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक एक नाम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात एक और करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस या पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट वेट। देखिए अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, किन किन ऑप्शंस को देखें, जो ऑप्शन बचे हुए हैं, लाइक मिक्स फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। देखो ये मैंने पेज ऐड कर लिया है। पहला ऑप्शन हम आपके सामने लेते हैं, कौन सा, ट्रक फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सबको पता है वैसे तो, ऑलमोस्ट पता होगा, जो बच्चा यहाँ पे नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। देखो जो मिक्स फार्मिंग होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपकी मिश्रित कृषि। ठीक है भाई, सिंपल है, जब आप अपना मतलब जो आपकी क्रॉप है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, लाइव स्टॉक भी कर रहे हो, मतलब पशुपालन। ठीक है, फसल उत्पादन। ठीक है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइव स्टॉक, जब आप दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, और इसकी पता जो खासियत होती है, इसकी खासियत होती है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपको सर कैसे, सपोज दैट आपके घर में एक गाय है। ठीक है, एक मान के चलिए गाय माता है। ठीक है, अरे सॉरी थोड़ा ड्राइंग ख़राब हो गई, मैं कैसे बताऊँ, चलिए मान के चलिए आपकी काव है, प्लस आपका ये क्रॉप लैंड है। ठीक है, काव से आपको मिला काउडंक। ठीक है, काउडंक मिला, वो किधर गया, उसकी क्या बनाई गई, उसकी खाद बनाई गई, फर्टिलाइजर बनाया गया उसका। ठीक है, उसका काम क्या करोगे आप, उस खाद का आप करोगे सर हम अपनी खेती में करेंगे, तो हो गया ना दोनों हेल्प। ठीक है, ये बात समझना है। दूसरी बात है कि रिस्क कम देता है, इसमें रिस्क जो होता है वो कम होता है। आपकी यदि फसल बर्बाद हो गई, लेकिन मान के चलिए कोई वेदर आया, कोई दुर्घटना हो गई, साइक्लोन आया, तूफान आया, कुछ भी आया, आपकी क्रॉप जो हो गई वो ख़राब हो गई, बट आपका जो डेयरी वाला काम है, जो आपका लाइव स्टॉक है, जो ठीक है आपका पशुपालन है, उसने तो आपको बचा लिया ना,
बात समझ में, उसका दूध बेच रहे हो आप, आपने डेयरी खोली हुई है, तो कितना अच्छा होगा। दूसरी बात, आप देखो आप फसल उगा रहे हो, फसल उगाने के बाद कुछ चारा बचता है, कुछ पत्तियाँ बचती हैं, ठीक है, कुछ भूसा बचता है, तो वो किसके काम आएगा, वो पशु के काम आएगा, वो पशु को खाना बनेगा। तो ऐसे भी डिपेंडेंसी है दोनों की एक दूसरे पे, ठीक है। रिस्क कम होता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है भाई, ठीक है। बस समझ में आ गई। और ये ना इंडिया और यूरोप में कॉमन है भाई, जिसके घर में, जिसके पास खेत है उसके पास पशुपालन, जिसके पास गाय भी है, भैंसे भी। बस समझ में। चलिए, तो मिक्स फार्मिंग की बात आ गई। अब बात करते हैं हम आपकी ट्रक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट। ट्रक फार्मिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है ट्रक फार्मिंग। जिसने इकोनॉमी ज्योग्राफी पढ़ी है ना, इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी जो एक बुक है हमारी 12th NCERT, उसमें ट्रक फार्मिंग के बारे में बोला गया है, ठीक है। हाईलाइट बच्चे बहुत सारे छोड़ देते हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ये आपका एक मान के चलिए आपका दिल्ली है, ठीक है, आपका ये दिल्ली है। दिल्ली के पास एक छोटा सा विलेज है, गाँव है, मान के चलिए आप, कैसे बताऊँ मैं आपको, बागपत, हमारे पास तो ये पड़ता है, ठीक है, बागपत विलेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, सब्जियाँ फसल उगाई जाती है। दिल्ली आपका कैसा है, आपको सिर्फ दिल्ली तो एक हमारा अर्बन एरिया है, मतलब शहर है दिल्ली, एक शहर है, ठीक है। यहाँ खेती नहीं होती है, अर्बन एरिया। लेकिन इसके जो नज़दीक है बागपत गाँव, वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर हो रही है आपकी खेती, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी डिमांड है भाई, उन्हें भी सब्जी खानी होती है, ताज़ी सब्जियाँ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो दिल्ली में एक मंडी है बड़ी फेमस, आपने सुना होगा, आज़ाद मंडी, ठीक है, आज़ादपुर मंडी, ये सुना होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, सीधा बागपत जो, ये क्या होता है, यहाँ मान लीजिए बागपत के गांव का जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ किसान है जो खेती है, उन्होंने अपनी फसल सब्जी उगाई, ठीक है, उगाई, वो पक गई, पकते ही वो तुरंत भेज दी कहाँ पर, दिल्ली में आज़ाद मंडी में, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट है, लोगों को चाहिए, सुबह सुबह ताज़ी गोभी पर टमाटर पालक सब चाहिए उनको, यहाँ से उगाया और यहाँ भेज दी तुरंत, ठीक है, जिससे ख़राब भी ना आए और फ्रेश रहे, ठीक है। इसी ट्रांसपोर्ट मेथड को बोलते हैं हम ट्रक फार्मिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब कोई व्हीकल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये है कि भाई सिटीज़ के पास जितना भी आपका पास में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, जिस लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पे, उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचना होता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, बोल सकते हो ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं हम किसी प्लांटेशन फार्मिंग की। इसको बोलते हैं बागान कृषि, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा लैंड है, काफ़ी बड़ा लैंड है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही क्रॉप होगी, ओनली सिंगल क्रॉप भी आपका उगाई जाएगी। एक बड़ा लैंड है, बिग लैंड है, ठीक है, और उस लैंड में सिर्फ एक क्रॉप उगाई जाएगी, सिर्फ और एक, ठीक है। लाइक टी, ठीक है, आपका कॉफ़ी, ठीक है, आपका रबर, आपका गन्ना, शुगर कैन, ठीक है, आपका कोकोनट, समझ में आ गई। अब इनमें से कोई एक सिंगल फसल या सिंगल क्रॉप को उगाया जाएगा इस बड़े लैंड पे, उसको ही बोलते हैं आपकी प्लांटेशन फार्मिंग। आपने देखा होगा जब आप कर्नाटक की ओर जाओगे तो काफ़ी बड़े लेवल पर सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी का प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो कॉफ़ी बड़े लैंड पर हो रही है और सिंगल क्रॉप है, सिर्फ कॉफ़ी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। लाइक आपने देखा होगा केलों के बाग, बनानास के बाग, ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपका प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। सिर्फ सिंगल क्रॉप होगी उसमें, या तो टी होगी या कॉफ़ी होगा या रबर, कोई एक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, कि ट्रक फार्मिंग क्या होता है ये भी बता दिया मैंने, प्लांटेशन फार्मिंग बता दिया आपको मिक्स फार्मिंग बता दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जितने भी अदर नाम है, मिल्पा, लद्दाख, रोका, कहाँ पे, मैक्सिको, मलेशिया, ब्राज़ील, ये बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपके, ये वाला क्वेश्चन ब्रेक हो गया, मतलब सॉरी स्किप हो गया, इसको देखिए। स्किप तो मैं वैसे कुछ करूँगा नहीं। क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सही नहीं है। CPF का क्वेश्चन देखो, इस इट डज़ नॉट यूज़ जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, दिस इज़ राइट, ये तो सही है। वो बोल रहा है सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताओ भाई। ऑर्गेनिक का मतलब है कि रो, बिल्कुल रो, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वही वाली बात बोल रहा है कि सर हाँ इसमें तो मॉडिफाई नहीं होता है। सेकंड, सिंथेटिक, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर आर नॉट यूज, ये भी बात सही कह रहा है सर, ये भी नहीं होता। इट यूज़ मिनिमल क्रॉप रोटेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम फसल चक्र का यूज़ होता है। पता नहीं भाई, आगे बढ़ो। इट इज़ यूज इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, यस, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, दिस इज़ राइट। सीधा आपको पता चल गया सी गलत है, ठीक है। क्योंकि सी क्यों गलत है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सी क्यों गलत है ना। सी इसलिए गलत है क्योंकि भाई सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाने के लिए, ठीक है, सोइल का
जो फर्टिलिटी रेट है या जो फर्टिलिटी है सोइल की, उसको मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम, ठीक है, कम से कम आपको भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इसके लिए क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैक्सिमम होना चाहिए ना कि मिनिमम होना चाहिए। तो इसलिए सी इज़ रॉन्ग, ठीक बोला ना कि कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, ऑप्शन सी सही नहीं है, ठीक है, मैं समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपके सामने। बोला गया है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स, ठीक है, सिमुलेशनली वन ऑफ द सेम फील्ड डिफाइनेट पैटर्न इज नोन एज, डेफिनेट कोई पैटर्न पर। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, बोला सर हमने ये चीज़ें पढ़ी है किस में, हमने पढ़ी सर इंटरक्रॉपिंग में। देखो दिस इज राइट आंसर, ठीक है, CDS 2021 में आए क्वेश्चन, जल्दी आपको CSC के भी मिलेंगे क्वेश्चन, वो आप इजीली कर लोगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। एक बात हो, जो बच्चा यहाँ तक आया है, ठीक है, और उसने ये भी देख लिया होगा कि सर किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें एंड लाइक भी करें, ठीक है, और जो भी कोई भी इशू है वो कमेंट में करें। PDF की रही बात, PDF आपको मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे आते हैं कि विच वन ऑफ द नॉट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर का टाइप कौन सा नहीं है भाई। एक बात बताइए, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पे आओ, क्या डेयरी फार्मिंग कमर्शियल नहीं है? आपको कि हाँ सर कमर्शियल यार, पापा सुबह से दूध लेके आते हैं, पैसे दे के देते हैं जब तो दूध लेते हैं, तो कमर्शियल हो गया। ग्रेन फार्मिंग, भाई अनाज खत्म हो जाता है, टंकी भरने के लिए अनाज खरीदते हैं सब्जी, वो अनाज मंडी जाके, तो ये भी क्या हो, कमर्शियल। लाइव स्टॉक रेंचिंग, पशुधन रेंचिंग, सर ये भी है भाई, हम पशुधन रेंचिंग भी है। सेकंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहाँ भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आ गया तो समझो वो कैसी है, कमर्शियल नहीं है, इंटेंसिव। दिस इज द डी इज़ द राइट आंसर, ये मैं आपको सब बता रखा है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेट, ड्राई लैंड फार्मिंग इज इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरियाज विद रेनफॉल लेस देन, भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा इससे कम होती है। किससे कम होती है भाई? ड्राई, हम किसी को अपने इंडिया में ड्राई कब घोषित करें, जहाँ भी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो आपका ड्राई एरिया में आता है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, बस समझिए, तो इसलिए इसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोल सकते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये रहा CSC के क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, जो भी प्रीलिम्स आ रहा है, उसकी वो बेताब होगा ना देखने के लिए, तो इसलिए मैं इसे बता दिया है। चलिए आइए, ये देखें CPF में क्वेश्चन है भाई, देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको UPSC पूछ रहा है, और UPSC का एक पैटर्न है, थीम को बार बार रिपीट करता है और क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज करता है, पूछ लेता है और बच्चा गोल हो जाता है। इसलिए किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो UPSC में, तो चाहे ND के एग्जाम हो चाहे CDS के, हर किसी के PYQ करके जाओ, तो PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको बताओ भाई। 2 या 2 से मोर क्रॉप्स मैं आपको बता चुका, एक सेम फील्ड में बनाई जाती है, ठीक है, और डिफरेंट अलग अलग रोज में, तो उसको क्या बोलते हो सर? आपने तो बताया इंटरक्रॉपिंग। अब देख लो इंटरक्रॉपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ आप लोग कहाँ हो, क्रॉप रोटेशन क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है आपका, मान के चलिए आपके पास ये एक लैंड है, 2026 में आपने इस पर क्या उगाया, वीट उगाया, मतलब गेहूँ उगाया आपने, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर 2027 में आपने इसी खेत पर क्या उगाया, आपने बोला सर हमने इस पर दाल उगाई है, ठीक है। अब 2028 में आपने इसी खेत पर क्या उगाया, मक्का उगाया है, ठीक है। मतलब ये हर साल में सिर्फ एक खेती होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा क्या होता है भाई? ये होता है कि आपकी जो फर्टिलिटी होती है सोइल की, वो इंक्रीज़ होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और इसमें सोइल्स में मतलब जो बोल सकते हो कि कीट और रोग भी कम होते हैं, आपकी जो फसल्स होती है ना क्रॉप में, उसमें कीट और जो भी डिजीज़ है वो भी बहुत कम होते हैं चांस होने के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो नाइट्रोजन का जो फिक्शन है, ठीक है, का जो आपका फिक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वो बेस्ट होता है, बस समझ में आ गया। इसलिए वो क्या होती है, फर्टिलाइज होती है क्रॉप रोटेशन में। अब देखते हैं हम अल्टरनेट क्रॉपिंग के बारे में। जो अल्टरनेट क्रॉपिंग होती है, अल्टरनेट क्रॉपिंग बोलती है कि जब किसान है ना एक ही समय में या एक ही सीज़न में एक के बाद एक अलग अलग फसल लगाता है। लाइक अब हमको सबको पता है कि भाई जब आता है हमारा आता है समर,
मतलब गर्मी आती है जब हमारी, तो हम लोग उगाते हैं बहुत से खेतों में, आपने देखा होगा धान, राइस, बरसात के समय, है ना, राइस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका मौसम बदल गया, अब आ गया विंटर, तो इस टाइम लोग उगाते हैं क्या, वीट, मतलब गेहूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेट क्रॉपिंग, ठीक है, वैकल्पिक फसल बोलते हैं इसको। बात समझ में आई। मैंने आपको इंटरक्रॉपिंग बता दिया। इंटरक्रॉपिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया, भैया एक लैंड होगा, उसको 2 रोज़ में डिवाइड करेंगे, हर रोज़ में एक अलग फसल होगी, ठीक है, वो हमारी इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। क्रॉप रोटेशन मैंने बता दिया कि एक साल में एक आपका कोई एक फसल उगेगी। अल्टरनेटिव क्रॉपिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई एक लैंड होगा, एक लैंड पे हम सीज़न के अनुसार, भाई गर्मी चल रही है, बरसात का मौसम, हमने राइस उगाया, और जैसे ही ठंडाई विंटर आई तो हमने वीट उगाया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। खरीफ की फसल मैंने आपको बता दिया है। खरीफ की फसल में कौन कौन सा आता है बताओ, अभी शायद नहीं बताया मैंने आपको। तो आप कहोगे सर खरीफ की फसल में ये आता है सब, देखो आपका राइस, चावल जिसको बोलते हैं, आपका मक्का, ठीक है, एंड आपका ज्वार, आपका आता है बाजरा, और आपका कपास, कॉटन, ठीक है, आपका शुगर कैन, गन्ना, मतलब ये सब किसकी फसलें हैं, आपको सर ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। और जो गेहूँ और सरसों हैं, मतलब वीट और सरसों, ये किसकी हैं, आपको सर ये रबी की फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए फार्मर शोज बीन्स इज हिज फील्ड्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग ए क्रॉप ऑफ व्हीट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि मतलब किसान गेहूं की फसल काटने के बाद अब क्या बो रहा है, वो बीन्स बो रहा है, ठीक है, और यह किस प्रकार की एक कृषि पद्धति है। तो मैंने आपको इसका क्या आंसर बताया था, बताओ। आप कहोगे सर इसको तो कहीं ना कहीं हमको क्या लग रहा है, हमको सर ये लग रहा है कि भाई ये कर रहा है क्रॉप रोटेशन या मल्टीपल क्रॉपिंग। आप कहोगे सर क्रॉप रोटेशन होता तो हमें पता है कि भाई वो एक ही साल में ये दोनों फसलें उगाता हो और वो अलग अलग रोज़ में करके उगाता है, लेकिन नहीं सर, यहाँ पर ये जो काम कर रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, बोलो 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 जल्दी, मैं फिर बताऊँगा आपको। आप कहोगे सर यही तो है क्रॉप रोटेशन। अभी जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको पकड़ना चाह रहा था कि आपने मेरी बातों को पकड़ा नहीं पकड़ा। मैंने आपको बताया था जब भी किसान एक लैंड को बनाता है और उसमें 2 रोज़, 2 या 2 से ज़्यादा रो बना के फसल उगाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। और मैंने जानबूझ के फंसाने के लिए आपको क्या बोल दिया, क्रॉप रोटेशन। और बल्कि क्रॉप रोटेशन तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये रहा क्रॉप रोटेशन, ये तो पढ़ा है कि भाई फर्टिलाइट बढ़ी रहेगी। और एक क्रॉप रोटेशन कब होता है कि भाई पहले एक फसल उगेगी, उसे काटने के बाद दूसरी फसल उगेगी। ये तो था कि भाई पहले हम गन्ना उगाएंगे, गन्ने के बाद जब ये पूरा उग जाएगा उसके बाद हम इसमें गेहूँ उगाएंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, क्रॉप रोटेशन, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और भाई मल्टी क्रॉपिंग मैंने आपको बता दिया है। मल्टी क्रॉपिंग के बारे में अभी ऊपर भी पढ़ाया था शायद, एक ही खेत में एक साल में 2 से ज़्यादा फसल उगाना, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि किस फिक्स पैटर्न में आप उगा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, अरे भैया यही तो है कि मान के चलिए कि अभी समर है तो आपने राइस उगाया, जैसे ये चला गया विंटर आई तो आपने वीट उगाया, गेहूँ उगाया, इसको तो बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। चलो अब वो बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह मुख्य रूप से कृषि नहीं की जाती है, किस देश में नहीं की जाएगी। मैंने आपको बताया था इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है, भाई जितना भी ये हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये मैंने क्या बताया, ज़्यादातर एशियाई देशों में होता है, ठीक है। वो भी एशिया के साउथ जो है हमारे उस कंट्री में ज़्यादा होता है, ठीक है भैया। जापान में एशिया, यस इसमें होगा, इंडोनेशिया में भी होगा सर, इंडिया में भी होता है, लेकिन सर कनाडा में नहीं होता है, ध्यान रखना। ये कहाँ नहीं होती है, कनाडा में नहीं होती है सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर बोल रहा है कि मिक्स फार्मिंग की कैरेक्टराइज बताइए क्या है, पढ़ो मिक्स फार्मिंग, मैंने बताया ऊपर ही मिक्स फार्मिंग आपको, कल्टीवेशन ऑफ द बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। आप कहोगे इसको राइट या रॉन्ग, आप कहोगे सर नहीं ये तो है नहीं मतलब। फिर बोला है कल्टीवेशन ऑफ 2 मोर क्रॉप्स इन द देयर सेम फील्ड, नहीं सर ये भी नहीं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन क्रॉप टॉक, दिस इज़ राइट, ठीक है। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि एक आदमी खेती भी कर रहा है प्लस साथ में लाइव स्टॉक मतलब पशु पालन भी कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको तो बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर। और मिक्स एग्रीकल्चर में लोग क्या सोच के आते हैं कि भाई वो 2-4 फसलें एक साथ उगा रहा है और इसको बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर, ये गलत हो जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने वो जरूरी है। एक बात का आप लोग बड़ा ध्यान रखना
कि भाई मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स एग्रीकल्चर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मिक्स देखो मल्टीपल क्रॉपिंग और भाई आपका जो मिक्स एग्रीकल्चर है बहुत डिफरेंस है। मिक्स एग्रीकल्चर में मतलब आपका खेती भी होता है प्लस आपका पशुपालन भी होता है, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि भाई एक ही समय में एक ही साल में कि अलग अलग मौसम के अनुसार आपकी फसलें होती हैं। यदि वही मैंने आपको बताया समर चल रहा है तो राइस कर दिया, विंटर चल रहा है तो वीट कर दिया, तो इस तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग द इज नॉट प्लांटेशन क्रॉप। और मैंने प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आपको ऊपर ही बताया है सब कुछ, ठीक है। और जिसने वो देखा वो बता देगा आंसर क्या होगा आपको कि सर कॉफ़ी भी होता है, शुगर कैन भी होता है, रबर भी होता है, कोकोनट भी होता है सर, बनाना भी होता है, लेकिन सर वीट नहीं होता है, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। वही पूछ रहा था कि नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, इसलिए क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अरे ये थोड़ा क्वेश्चन सॉरी यार, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट्स मिसिंग है, ठीक है। इसको मैं चलो बाद में भी करवा दूंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन CDS 2023 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क ड्राई लैंड के तहत नहीं की जाती है। ड्राई लैंड के तहत नहीं की जाती है, समझ रहे हो, जो क्रॉप्स इज नॉट कल्टीवेशन अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग, बताओ कौन सी होगी। भाई जवार भी हो जाएगा आपका, राजस्थान में भी उगता है, ठीक है, गुजरात में भी होगा, रागी भी हो जाता है सर, ठीक है। क्या गन्ना होगा या ग्राउंड नट होगी, बताइए क्या होगा। इतना भी क्या सोचना है, अरे भी सिंपल है यार, शुगर कैन नहीं होगा, ग्राउंड नट भी होगा। शुगर कैन क्यों नहीं होगा, आपने कभी देखा है गुजरात के राजस्थान में खेतों, राजस्थान का जो रेगिस्तान है या राजस्थान का जो शुष्क एरिया, गुजरात का कोई शुष्क एरिया, वहाँ कभी गन्ना देखा है आपने। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि गन्ने को क्या होता है, इरीगेशन की जरूरत होती है भाई, ठीक है, बस समझ में आई। गन्ने को वाटर चाहिए होता है, देखते नहीं हम लोग, और रेन कम से कम गन्ने का जो रेनफॉल है ना, कम से भी कम वो 75 सेंटीमीटर से हाई होना चाहिए, क्योंकि 75% नीचे आते क्या हो जाता है आपका, ड्राई लैंड हो जाता है, सिंपल। तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होता है गन्ने को, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जाके मोटर वगैरह वो सॉरी अपना पंप लगाते हैं, पानी चलाते हैं खेतों में गन्ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फॉलोइंग पेयर्स स्पेशलाइज एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन करेक्टली मैच, ठीक है। बताओ क्या एपीकल्चर हनी से रिलेटेड करता है, सेरिकल्चर सिल्क से, और सिल्विकल्चर फॉरेस्ट्री से, और विटीकल्चर आपका अंगूर से, ठीक है, ग्रेप से। बताइए क्या ये चारों सही हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल चारों सही हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे पेयर सब सही है। एपीकल्चर मतलब हनी के लिए होता है, सेरिकल्चर सिल्क के लिए होता है, सिल्विकल्चर आपका फॉरेस्ट्री के लिए होता है, और विटीकल्चर आपका ग्रेप्स के लिए होता है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है पेयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये भी ड्राई लैंड से जुड़ा हुआ है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन, झूम की खेती की बात कर रहा है, ठीक है, इन इंडिया इज करेक्ट। समझ में आ गया। अरे यार एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर 16 और 13 एक जैसे तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो हाँ, बस इसको ना आप ये क्वेश्चन ये रहा, हाँ जो हिंदी में ये लिखा हुआ है ना, हिंदी में थोड़ा सही कर लेना, मिस प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित से किस फसल की खेती ड्राई लैंड के तहत नहीं, ये मिक्स हो, ये काट दीजिए। इसमें बोल रहा है कि रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन इंडिया आर करेक्ट, जो झूम की खेती होती है उसके बारे में क्या सही है, ठीक है। और झूम की खेती कैसी है, स्थानांतरित कैसी, मतलब कौन सी कल्टीवेशन है वो, मैंने आपको बताया था ना अभी। एक मिनट, जस्ट वेट, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसको बोल रहे हैं उसके टाइप्स में, ठीक है। बताओ झूम कल्टीवेशन, ये हम बोलो, देखो इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट, यस, झूम की खेती ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट में होती है। इट इज़ रेफर टू एज साल्स एंड बर्न टेक्निक, यस, उसको काटते हैं, जलाते हैं, फिर दूसरे नेक्स्ट लैंड पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके फार्मिंग करते हैं, ये भी बात सही है। थर्ड बोल रहा है इसमें कुछ ही वर्षों में मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, इन द फर्टाइल ऑफ सॉइल्स एक्सॉस्टेड बाई फ्यू ईयर्स, दिस इज राइट। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, सही है, दिस राइट आंसर, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, मैं सब ऊपर बता चुका हूँ आपको, ठीक है, सेटलमेंट कल्टिवेशन के बारे में। चलिए याद है आपका दूसरा क्वेश्चन। अरे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको अभी थोड़ा साउंड में या तो मेरे कुछ मतलब, वैसे तो मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। मैं क्या हो गया था कि मैं रात रिकॉर्डिंग कर रहा था लेक्चर की, इसकी लेक्चर की जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मेरे ख्याल से, मैं उस रिकॉर्डिंग में 13 क्वेश्चन करवाए थे, 30 क्वेश्चन करवाने थे, 13 में करा चुका था। फिर मुझे किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ा, मैं मतलब काम इमरजेंसी था, मैं चला गया। आने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं सो गया। अभी सो के उठाऊँ, अब मैं सीधा रिकॉर्डिंग पे बैठ गया हूँ, ठीक है।
तो अभी यदि आपको लग रहा है कि जी सर की साउंड थोड़ी स्लो आ रही है, तो उसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए भारत में जैविक खेती के संदर्भ में ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, भारत की जैविक खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भैया ये CSC 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा करने का एक मेथड भी। ठीक है, पैटर्न बताऊंगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ ली। सेकंड पढ़ते हैं, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा। ठीक है, फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंशन ऑफ NPOP, मतलब नेशनल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, सिक्किम बिकम द इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। अब ये 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ी है। नॉर्मली जो बच्चा करंट को रिलेट कर रहा है उसको पता है कि भैया ये सिक्किम तो बना था हमारा 2018 में बना था सर, सिक्किम हमारा भारत का पहला कैसा ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, राइट, हम 3 को मानते हैं। अब 3 कहाँ पर है, 3 इसमें है सर, इसमें है और इसमें। ठीक है, इसमें नहीं है 3। ठीक है, दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चंस में UPSC के क्वेश्चंस में कोई मिनिस्ट्री बोल रहे हैं ना कि भाई ये काम इस मिनिस्ट्री ने किया है, वो जनरली वहाँ पर मिनिस्ट्री क्या होती है, वो रॉन्ग होती है। क्या होती है, रॉन्ग होती है। बिकॉज मिनिस्ट्री, ये स्टेटमेंट रॉन्ग करना बड़ा आसान है, एग्जामिनर के लिए वो मिनिस्ट्री को एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने मिनिस्ट्री क्या की हुई है, रॉन्ग दी हुई है। ठीक है, बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो रन कर रहा है ना, जो ये प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको जो मिनिस्ट्री चला रही है वो है आपकी भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चला रही है इसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। अब अपना पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में आप रॉन्ग कर दो। ठीक है, अब सेकंड बोलो, एपीडा द एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलप अथॉरिटी। एपीडा जो है फंक्शन, मतलब जो इसका सेक्रेटरीट के रूप में काम कर रही है। अब बताओ, यस दिस इज राइट। ठीक है, एपीडा काम कर रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया तो राइट है ही आपका, तो हम VP चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि एपीडा इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है भाई, ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये टेक्निक जो बात की हुई है पहाड़ी एरिया में कि कौन सी सही है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और वो भी मतलब बात है किसकी, कि भाई सोइल जो हमारी है उसको कंजर्वेशन करने के लिए, है ना। तो मैं इसमें बताता हूँ, सबसे अच्छी टेक्निक होती है एक तो आपकी क्या क्या ऑप्शन है, एक तो हमको बोला टेरेसिंग एंड कंटूर बॉन्डिंग। ठीक है, एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमको पता है कि वो सोइल को कंजर्वेशन नहीं करती, बल्कि उसकी तो फर्टिलिटी भी कम करती है। दिस इज रॉन्ग, तो सेकंड रॉन्ग है, सेकंड निकाल दो, सेकंड निकाल दो। अब हमारे पास बचा A एंड आपका C। ठीक है, दूसरा जो कंटूर आपका जो है कंटूर प्लगिंग। ठीक है, दिस इज राइट। ठीक है, सेकंड इज गलत, फर्स्ट एंड 3 इज राइट है। बिकॉज क्योंकि जो आपका पहला जो ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग एंड कंटूर बाइंडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तो जो हमारी हिली एरिया है, जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, सोइल कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये पानी का जो फ्लो है ना उसको ये रोकता है, और जब पानी का फ्लो रुकेगा तो सोइल का जो है इरोजन क्या होगा, कटाव क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, अब बात करें जो कंटूर प्लगिंग की बात कर रहे हैं, हम कंटूर जुताई की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये ढलान होती है और ढलान को समान अंतर पर बनाया जाता है पहाड़ पे। जैसे मान के चलिए पहाड़ है तो इधर भी एक ढलान क्रिएट करती है, इधर भी एक ढलान करती है, और इनमें डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, ये पानी के फ्लो को क्या करती है, धीरे धीरे स्लो करती रहती है, क्योंकि ढलान है ना, स्लो कर रही है। ठीक है, तो स्लो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि सोइल इरोजन भी बहुत ही कम होगा, नाम मात्र का। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हुआ आपका, आंसर इज द A, 1 एंड 3 इज द राइट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि नागा किसान द्वारा झूम की खेती में मिश्रित फसल के रूप में पारंपरिक रूप से कौन सी रसरदार सब्जी उगाई जाती है, या बोल रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग जूसी वेजिटेबल की बात कर रहा है, वो भी ट्रेडिशनली कल्टीवेट के द्वारा एज मिक्स क्रॉप बाय नागा फार्मर। ठीक है, इन झूम कल्टीवेशन का मैंने आपको बता दिया किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ झूम खेती मतलब स्थानांतरण जो हमारी खेती होती है ना उसको तो हम बोलते हैं, उसका एक रूप है झूम खेती। ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने, आप कहोगे सर एक तो खीरा है, गाजर है, करेला है और चुकंदर है। ठीक है, अब एक बार बताओ भाई, गाजर, करेला और खीरा इसकी बात की जा रही है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता सर। मैं बोलूँगा क्यों नहीं हो सकता, मैं यदि बोलूँ आपसे कि आप बताइए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आप कहोगे सर जब हम गाजर की बात कर रहे हैं सर, ये तो जड़ वाली खेती है, मतलब रूट क्रॉप है सर, और ये जूस तो होता ही नहीं है। कभी आपने गाजर में जूस देखा है अंदर, भाई वो अलग बात है, आप इसको वैसे निकालोगे, जूसी तो नहीं होता ना ये जूसी बोला है, जूसी वेजिटेबल तो नहीं है गाजर। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग। अब बोल रहा है कि करेला बताओ भाई, क्या करेला होगा, नहीं भाई करेला नहीं होगा, क्योंकि रीज़न है कि ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल मिक्स क्रॉप नहीं है, ये मिक्स क्रॉप नहीं है करेला। ठीक है,
अब बात करें बीट रूट, सर ये भी रूट क्रॉप है, ये भी नहीं है सर। तो जूसी कौन है आपका? खीरा। दिस इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। और झूम कैसी है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। और झूम यहाँ भी आया आपका, पूछ लिया झूम करके, ठीक है। और ऊपर भी झूम मैंने आपको बताया था, झूम की खेती कहाँ गई, एक मिनट आपको बताया था, ये देखो झूम कल्टीवेशन यहाँ भी, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों के सामने, कि जो क्वेश्चन पढ़िए, रीड करें। देखो, सम स्टेटमेंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर गिवन बिलो, इंडिकेट वेयर दे आर ए ट्रू ऑफ फॉल्स, ठीक है। अब बताइए सच क्या है और गलत क्या है। भाई जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इट रिड्यूस CO2 एमिशन, इट डज नॉट लीड टू टॉक्सिक इफेक्ट, या इट इम्प्रूव द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप बोलो सर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है, या ठीक है, अब जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है तो इसमें आपने किसी भी तरह का केमिकल तो नहीं मिलाया होगा, आपको भी नहीं सर केमिकल नहीं मिलाया इसलिए ऑर्गेनिक है। और जब केमिकल नहीं मिलाया है तो किसी भी टाइप की ग्रीन हाउस गैस तो निकलने से रही, सिंपल है ना, किसी भी टाइप की आपकी ग्रीन हाउस गैस तो नहीं निकलेगी, और एमिशन कम होगा ग्रीन हाउस गैस का। और ग्रीन हाउस गैस में क्या आता है आपका सर? CO2 आता है। तो इसने बोला है कि भाई इसके रिड्यूस होती है CO2, दिस इज़ द राइट, ठीक है। इट डज नॉट लीड टू टॉक्सिक इफेक्ट, इसलिए तो ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें भाई किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, तो टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होगा, दिस इज राइट। इट इंप्रूव द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। और सोइल के वाक्य में रियल में ये होता है कि ये वाटर जो कैपेसिटी है उसको बना के रखता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर में लाइक कंपोस्ट, मैन्योर, ये सब बढ़ेंगे तो ये वाटर को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? राइट हो गई। फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, 2 भी और 3rd भी। तो आपको ये इंपैक्ट भी पता होने चाहिए, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है ये। चलिए आइए देखो भाई, मैंने ऊपर अभी आपको ना सबसे स्टार्टिंग में एक मैचिंग करवाई थी, किसको लेके? आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके, ठीक है। वही आपके सामने आ गया है। पूछा गया मिलाप, रोका और आपका लद्दाख और मोसले कहाँ कहाँ पर है। आपको पता है मैंने रोका बताया था ब्राज़ील में, सी का दूसरा था, ठीक है। अब आप देखो सी का दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? सी का सेकंड यहाँ पे है और सी का सेकंड यहाँ पे है, ये ख़त्म ये ख़त्म, ठीक है। अब मैंने बताया मिल्पा कहाँ मिलेगी आपको, बताओ। आपकी जो मिल्पा है मैंने आपको बताया था, मिल्पा मिलती है आपकी मैक्सिको में। कहाँ पर मिलती है सर? मैक्सिको में। ए का 4th ईयर, सी का 2 ईयर। आप आंसर पे चले गए, ईजिली चले गए, नहीं चले गए? आप कहोगे हाँ सर। रोका मैंने आपको बता दिया कहाँ का है, ब्राज़ील का है। लद्दाख का है, लद्दाख होता है आपका मलेशिया का, ठीक है। और जो मासोले होता है वो होता है ज़ेरे का, इस बात का ध्यान रखना है। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछा भी गया है इन्हें, ठीक है। CSC के आप जितने भी पुराने पेपर उठाओगे पीछे क्वेश्चंस में ये आपको पूछा है, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है क्या कि भाई ये देखिए पढ़िए, विच ऑफ द, इसमें कैरेक्टराइज पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी। भाई जब उसमें हम केमिकल मिला देंगे तो आप कैसे कह सकते हो कि इंप्रूव हो जाएगी सोइल की फर्टिलिटी, और वो ऑर्गेनिक कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हुआ, मैंने आपको बताया अभी। फर्स्ट यहाँ से गया, फर्स्ट यहाँ से गया, ठीक है। सेकंड बोलो, फ्रिक्वेंट डिकम्पोजेज एंड फ्लोइंग, बार बार अपघटन प्रति छोड़ना होता है। अच्छा हमें नहीं पता, चलो भाई आगे पढ़ो। यूज़ हर्ब्स एंड कंट्रोल पेट्स, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। भाई देखो भाई, अब इसमें क्या है, जो आपका सेकंड है ना, ये बात हकीकत है, फ्रिक्वेंट डिकम्पोजन होता है, क्योंकि इसलिए बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो हो रही है ना, दिस इज़ राइट, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जब हम इसमें देते हैं, जो कंपोस्ट होता है, ठीक है, उसका नेचर भी आप बोल रहे हो कि भाई वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और इनको कभी कभी रेस्ट देना होता है, तो रेस्ट देने के लिए हम इनको क्या कर देते हैं, हम इनको आपका फ्रिक्वेंट एंड फॉलोइंग, बार बार अपघटन और खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। दूसरा भी सही है, सेकंड सही है, सेकंड सही है। यूज़ हर्ब्स ऑफ कंट्रोल, जड़ी बूटी, यस ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटी हमारे सब ऑर्गेनिक होता है, तो दिस इज राइट, दैट इज राइट, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, नहीं सर, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हाई प्रोडक्ट बनाने के लिए हम तो उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज यूज़ करते हैं ना, केमिकल यूज़ करते हैं, यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग ईल्ड होती है, ठीक है, केमिकल फार्मिंग से कम प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो 4th इज रॉन्ग, हाई प्रोडक्शन नहीं देता है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज राइट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका CSC 2020 का क्वेश्चन है ये, उसके बाद CSC 2012 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बोला हुआ है आपके क्वेश्चन में कि एक तो बात कर रहे हैं बायोचर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है, ठीक है। पढ़ो, बायो कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, नहीं पता, आगे पढ़ो। विच बायोचर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रो फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है सर, आगे पढ़ो।
व्हेन बायोचर इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन इट एनेबल्स टू ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। देखो कभी भी जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यदि वो स्टेटमेंट वाइज हो तो पहली दूसरी स्टेटमेंट को सही मान के आप तीसरी स्टेटमेंट को, यदि आप थर्ड स्टेटमेंट को इग्नोर करते हो तो आप कॉन्फिडेंस में आंसर को गलत कर सकते हो। इसलिए बड़े प्यार से तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। देखो बायोचर कैन बी यूज आ गया, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। भाई एक बात बताओ, सपोज दैट वर्टिकल फार्मिंग के लिए हम इसको आज यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकते कि आने वाले 2 साल में यूज़ कर लें, 10 साल में यूज़ कर लें। तो उसने बोला पहले एग्जामिनर स्टेटमेंट को सही करने के लिए कैन बी यूज़ कर रहा है कि हाँ भाई कर सकते हैं, भाई हो सकता है, भाई इसको ना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द राइट। व्हेन बायोचर इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम टू प्रमोट्स टू ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। भाई एक कोई नई टेक्निक है ना बायोचर एग्रीकल्चर में, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट ही तो देगी ना। भाई कोई भी टेक्निक जो हम ला रहे हैं वो क्यों ला रहे हैं कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट दे, बात खत्म। और ये बोल रहा है कि पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमको पता है कि सॉइल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या हमारी क्रॉप्स के लिए, और प्रमोट कर रहा है, तो दिस इज राइट, ठीक है। व्हेन बायोचर इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल टू ग्रोइंग ए मीडियम रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। यस, हम ऐसी टेक्निक क्यों लाएंगे कि भाई हमारी वाटर जो हमारी सॉइल्स है उसका वाटर रिटेंशन कम हो। सिंपल है भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आज के टाइम में वो क्यों ला रहे हैं कि पॉजिटिव व्यूज़ मिले, तो ये पॉजिटिव व्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, दिस इज राइट। तो तीनों स्टेटमेंट इज राइट है। ये कॉमन सेंस है करने का, जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ यूपीएससी का, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। बट मैं फिर भी आपको अब थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। देखो भाई, जो आपका जो आपका बायोचर है, ठीक है, ये क्या होता है। देखो बायोचर जो बनता है ना, आपको बायोमास जो होता है, आपका जो बायोमास होता है उसको जलाकर बनाया जाता है, ठीक है। ये कार्बन रिच मटेरियल है। कैसे? कार्बन रिच मटेरियल, ठीक है। सोइल में इसको मिलाने से सोइल की क्या होगी, फर्टिलिटी जो है वो क्या होगी, आपको कैसे इंक्रीज होगी, प्लस वाटर का रिटेंशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बस समझ में। और जो बायोचर इन वर्टिकल फार्मिंग की बात की गई स्टेट नंबर 2 में, ठीक है, ये वाकई में रियल है कि बायोचर को ग्रोइंग मीडियम जो है ना उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आजकल वर्टिकल टेक्नोलॉजी चल रही है ना एग्रीकल्चर की, उसमें इसका वाकई में बहुत काफ़ी अच्छा रियल यूज़ हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये सब पॉजिटिव यूज़ है। इसमें ये भी देखा नाइट्रोजन का जो आपका फिक्सिंग है वो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो स्टेटमेंट आपका तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, कंट्रोल बॉन्डिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टाइलेज, ठीक है। इसके बाद चलिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबव हेल्प्स या हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज की बात कर रहा है इन द सोइल की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि भाई जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें आपका जो कार्बन सिक्वेंसेस है, ठीक है, या कार्बन स्टोरेज है, ठीक है, उसमें कौन हेल्प करेगा, कार्बन स्टोरेज में बात कर रहा है। मैंने भी आपको बताया जो भी कंटूर बॉन्डिंग है, जब कंटूर बॉन्डिंग की बात कर रही है तो ये सोइल रिटेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात करता है, सोइल रिटेंशन की बात करता है, सोइल इरोजन को रोकने की बात कर रहा है। भाई इसके दोहराई तो हमने वो बनाई थी पहाड़ों पे, अपना वो ढलान बनाई थी ना, जो पानी को कम तेज़ गति करे, और कम तेज़ गति से पानी जब फ्लो करेगा कम स्पीड से तो सोइल इरोजन कम होगा। ये तो सोइल इरोजन को बचाने वाली टेक्निक है सर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। पहला इस तरह पहला काट दीजिए, आप काट दीजिए सर, ठीक है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचता है, ठीक है। अब बात करें रिले क्रॉपिंग की। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रिले क्रॉपिंग होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो, एनसीईआरटी में नहीं है रिले क्रॉपिंग के बारे में। देखो सिंपल है भाई, एक फसल के मैच्योर होने से पहले दूसरी को बोना। सपोज दैट आज ये हमारी एक फसल है, ठीक है, अब हमको पता है कि भाई जो हमारा गन्ना है, शुगर कैन है, ठीक है, अब वो कटाई के दौर में आ गया, इसको हम काटेंगे मान के चलिए, लेकिन इसको काटने से पहले हम एक और फसल लगा देंगे। जब हम एक और फसल लगा देंगे उसको ही बोलते हैं हम क्या, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या करती है, आपके प्रोडक्शन को हाई करती है रिले क्रॉपिंग, ठीक है। डायरेक्ट कार्बन स्टोरेज से इफेक्ट इसका कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड इज द रॉन्ग, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं जीरो टाइलेज। जीरो टाइलेज का मतलब ये भाई जो जीरो टाइलेज है ना, ये जो आपका जीरो टाइलेज है, ठीक है, ये एक तो सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है, सॉइल को अच्छी खासी तरह बना के रखता है, ठीक है। दूसरी बात ये जो है ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में लॉक्ड रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सॉइल में क्या होता है, लॉक्ड रखता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन स्लो होता है। जब देखो भाई सिंपल सी बात है, जब डिकम्पोजिशन स्लो होगा आपका, अपघटन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती में इसका यूज़ होता है, किसमें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा तो आपका जो कार्बन स्टोरेज है ना वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो थर्ड इज़ द राइट, तो बी इज़ द राइट आंसर आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ये आपका CSC 2012 में पूछा है, ये देखिए आपका CSC 2021 में आ गया है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिएगा, स्टेटमेंट वाइज है, बात कर रहा है कि परमा एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, परमा कल्चर फार्मिंग की बात कर रहा है, डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, ठीक है। जो परमा कल्चर एग्रीकल्चर है जो हमारी, वो केमिकल एग्रीकल्चर से किस प्रकार डिफरेंस है, उसकी बात कर रहा है। स्टेटमेंट पहला पढ़िए, परमा कल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, हमने लिखा परमा कल्चर, ठीक है, बट इट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रमोटेड, ठीक है, प्रीडोमिनेंट। बात समझ में। अब ये बात देखिए, पहले तो हमें कीवर्ड का पता होना चाहिए कि सर कीवर्ड क्या बोल रहा है। देखो भाई, बात की करिए किसकी, परमा कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं, परमा कल्चर के बारे में बात करते हैं। देखो परमा कल्चर जो है ना, ये बना है परमानेंट एग्रीकल्चर से। किससे बना है? परमानेंट एग्रीकल्चर की बात करता है परमा कल्चर, ठीक है। अब जब परमानेंट एग्रीकल्चर की बात कर रहा है तो ये कब होगा? जब आपका जो नेचर है, ठीक है, वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, नेचर की तरह ये कैसा हो, ये मतलब बात कर रहा है कि भाई आपका जो इकोसिस्टम हो ना, वो कैसा हो, वो सस्टेनेबल हो। और सस्टेनेबल के लिए हमको क्या चाहिए होता है? आप कहोगे सर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ की प्रिंसिपल है, लाइक डाइवर्सिटी, एक साथ कई फसलें उगाना, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब एक साथ कई फसलें उगाना, रिसाइकलिंग करना, ठीक है, रिसाइकलिंग इसका भी एक है, मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोकल कंडीशन के हिसाब से फार्मिंग करना, इन सब का ध्यान रखा जाता है, तभी वो क्या कहलाती है? हमारी परमानेंट एग्रीकल्चर कहलाती है, ठीक है। अब बात करें कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की, नाम से पता चल रहा है भाई इसमें फर्टिलाइज यूज़ होता होगा, केमिकल की जब बात कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, सब यूज़ होते हैं। हाई हील्ड सीड्स होंगे, हाई हील्ड मतलब जिनकी उत्पादकता ज़्यादा है, ऐसे बीज दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। बस समझ में, क्योंकि ये जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है, केमिकल का यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई? हम अपनी प्रोडक्शन को जो है हमारा, उसको क्या किया जाए? इंक्रीज़ किया जाए, सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इसलिए हम उसमें फर्टिलाइज का यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फिर से ठीक है पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, इस सब का यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में। अब क्वेश्चन को स्टेटमेंट में हम अपनी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट आपका परमा कल्चर की बात कर रहा है, बोलता है कि परमा कल्चर डिस्करेज मोनोकल्चर, ठीक है, बात सही है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ट्रीज, क्रॉप प्लस एनिमल, इसमें टूगेदर, ठीक है, इसमें एक इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ठीक है, मोनोकल्चर को अवॉइड करता है, ये बात सही है, ठीक है। अब बात करें केमिकल जो है मोनोकल्चर को डोमिनेट करता है, ठीक है, सेम क्रॉप ओवर लार्ज एरिया। लाइक मोनोकल्चर का मतलब किसी भी मोनोकल्चर, मतलब आपने सुना होगा ना मोनोपोली जिसको बोलते हैं, उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। लाइक जैसे पंजाब है, ठीक है, क्या पंजाब है, अब पंजाब लैंड, अपनी लैंड पर क्या ज़्यादा उगाता है? आप कहोगे सर हमने देखा पंजाब जो है अपनी लैंड पे दो चीज़ों को साइकिल रखता है, एक तो व्हीट का, एक आपका राइस का, ठीक है। पंजाब अपने यहाँ चावल रखता है और क्या रखता है? व्हीट रखता है। जैसे यूपी अपने यहाँ, जैसे वेस्टर्न यूपी है, वो क्या रखता है? वो शुगर कैन ज़्यादा रखता है अपने यहाँ, मतलब गन्ने का मोनोपोली ज़्यादा रखता है, ठीक है। मोनोपोली का आप समझ गए कि भाई एक अधिकार, ठीक है। और केमिकल फार्मिंग जो है वो मोनोकल्चर को डोमिनेट करता है, दिस इज राइट, ठीक है। सेम क्रॉप ओवर लार्ज एरिया, मतलब बार बार इस चीज़ को खोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सॉइल का नेचर होता है ना, जो सॉइल का नेचर होता है, मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट जो हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएंगे हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है। किसके लिए? जब हम मोनोकल्चर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट नंबर 1 इज़ द राइट कि भाई पर्माकल्चर जो है वो मोनोपोली को ख़त्म करता है। वो बोलता है, पर्माकल्चर जो आपके सामने है वो बोलता है कि भाई आप ट्री भी लो, साथ में क्रॉप्स भी उगाओ, ठीक है, प्लस आप अपने एनिमल्स को साथ में रखो, ये सब काम में करो, ठीक है। बस समझ में आए? तो उसको बोलते हैं हम क्या, आपका पर्माकल्चर फार्मिंग की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स के साथ साथ आपको ट्री वगैरह ये सब उगाने चाहिए, बदलते रहनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी एक क्रॉप की। इससे क्या होगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जो हमारी वो होती है ना फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो भी इंक्रीज़ होगी, सिंपल है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट इज़ राइट, ठीक है भाई, हमने पहली स्टेटमेंट समझ ली। अब सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर उसमें आ जाते हैं। जस्ट वेट, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, अरे यार, हाँ, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन causes increase in soil salinity but the occurrence of such a phenomenon is not observed the आपका पर्माकल्चर फार्मिंग। मतलब जो हमारी पारंपरिक रासायनिक खेती है उसमें मिट्टी की लवणता में वृद्धि कर सकती है, लेकिन पर्माकल्चर खेती में ऐसी घटना नहीं देखी जा सकती। स्टेटमेंट नंबर इज़ द राइट, सेकंड नंबर स्टेट इज़ राइट है। उसका रीज़न क्या है? मैंने देखा कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की बात करें भाई, एक बार बताओ, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की आप कर रहे हो, एक्सेस इरिगेशन होता है, आप जो सिंचाई कर रहे हो अपने खेतों में जाके, जो इरिगेशन कर रहे हो, आपने नहीं देखा कि किसान रात को पानी छोड़ देता है खेत में और सुबह जाके बंद करता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो सोइल की फर्टिलिटी एक तो वो कम होगी, पानी मात्रा ज़्यादा होगी, तो मतलब क्या होगी, जो उसमें बोलते हैं ना कि सोइल सेंटिलिटी है, सेलिनिटी जो है वो लवणता है, वो भी क्या होगी, वो बढ़ेगी, सिंपल है।
ठीक है, इसमें आप बात समझ गए। बट अब बात कर रहे हैं लेकिन जो हमारा फिनोमिना है किसका, पर्माकल्चर फार्मिंग का, वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, लाइक आप ऐसे मान के चलिए पर्माकल्चर जो है एक टाइप से ऑर्गेनिक कल्चर की बात कर रहा है, जो अपनी जो हमारी सॉइल्स है उसका भी ध्यान रखे, ठीक है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखे। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर्माकल्चर में क्या होता है, पर्माकल्चर में ना सिंपल सी बात है, इसमें जो भी आप डालोगे खाद वगैरह जो भी, वो सब ऑर्गेनिक रहेगा। क्या रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, प्लस नेचुरल साइकिल रहता है, इसका नेचुरल साइकिल रहता है, इसमें किसी भी टाइप का केमिकल साइकिल नहीं बनाया जाता। इसको हम पर्माकल्चर बोलते हैं। अब हमको दो स्टेटमेंट हमें राइट मिली है, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे, तो फोर्थ ऑटोमेटिक राइट है, बी पे आप जा सकते हो। ठीक है, बट हमें अभी थर्ड स्टेटमेंट भी देखना है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आप देखिए, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ इधर। हाँ, बात कर रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजिली पॉसिबल इन सेमी एराइड रीजन, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। ठीक है, पारंपरिक रासायनिक खेती जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, लेकिन पर्माकल्चर में संभव नहीं है। भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिंपल है, साफ दिख रहा है रॉन्ग है। उसका रीज़न क्या है भाई, देखो एक बार बताओ, केमिकल फार्मिंग पर्माकल्चर नहीं है, हम जान रहे हैं। ठीक है, केमिकल फार्मिंग ईजी है लेकिन पर्माकल्चर ईजी नहीं है, हमको ही पता चल गया। ठीक है, सेमी एराइड टेक्निक में आपको क्या चाहिए, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए। ठीक है, आप मल्चिंग कर सकते हो, आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो। तो जब हम ये सब कर सकते हैं तो क्यों हम भाई हम वहाँ पर पर्माकल्चर फार्मिंग क्यों नहीं कर सकते फिर आसानी से? जानते हैं कि आसानी से नहीं है, नहीं कर सकते, मतलब इसका ये नहीं है कि वहाँ हो ही नहीं सकती है। बस समझ में भाई, आपका जो भी सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर ईजिली आप कन्वेंशनल फार्मिंग तो कर सकते हैं इधर। ठीक है, लेकिन पर्माकल्चर ऐसे क्षेत्र में इतनी आसानी से संभव नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ये हम वहाँ कर सकते हैं, मल्चिंग करके बना सकते हैं, बारिश का रेन हार्वेस्टिंग करके बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही बोल रहा है कि आसान संभव है ही नहीं। जब संभव है नहीं तो हम इसको अपनाएंगे क्यों फिर? बस समझ में? तो दिस इज द रॉन्ग। फोर्थ बोल रहा है प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नो नेसेसरी सो कन्वेंशनल केमिकल इन इज फार्मिंग। बस समझे? वाक्य में जो पर्माकल्चर है यहाँ पे जो मल्चिंग है, मतलब मल्चिंग क्या होती है, कोर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट होते हैं मल्चिंग के कि भाई आपके सोल मॉइस्चर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल रखेगा, ठीक है, वेट कंट्रोल रखेगा, बहुत कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि जो केमिकल फार्मिंग है वो मल्चिंग ऑप्शन है, जरूरी नहीं है, लेकिन पर्माकल्चर में मल्चिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्थ इज राइट, तो बी आप अपने फोर्थ पे आ गए आंसर पे। ठीक, आगे बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्माकल्चर, और आप मैं फिर बोल रहा हूँ पर्माकल्चर थोड़ा पढ़ लेना, फार्मिंग मैंने आपको यहाँ पे से बता दिया है, लाइक एज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह इस बेस पे काम होता है सारा। ठीक है, आओ बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द फार्मिंग इंडिया करेक्ट। ठीक है, पहले बोल रहा है कि ड्राई लैंड फार्मिंग इज कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड वेटलैंड फार्मिंग इज रीजन और ऑफन सस्टेनेबल टू फ्लोड एंड सोइल रीजन हजार्ड्स। ठीक, देखो भाई मैंने आपको बताया था कि भैया ड्राई लैंड फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर से कम का क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग में 100 सेंटीमीटर से जहाँ भी आपको कम की बारिश मिलेगी या पानी मिलेगा, ठीक है, या रेनफॉल मिलेगा, वर्षा जो है, तो वो आपका क्या आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बस समझ में? सेकंड बोल रहा है वेटलैंड फार्मिंग रीजन आर ऑफ्टन, ठीक है, सस्केप्टेबल टू फ्लड एंड सॉइल एरोजन होरिजन। दिस इज राइट, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि वेटलैंड जो होता है ना, वेटलैंड फार्मिंग जो होती है, वेटलैंड फार्मिंग जो है आपकी, वो फ्लड प्लस आपका इरोजन रिस्क, ठीक है, इसमें होता है। वेटलैंड क्या होता है कि जब हाई रेनफॉल होता है, इरिगेट एरियाज ज़्यादा है, इरिगेशन एरियाज ज़्यादा है, ठीक है, उस पर रेनफॉल भी ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लड आना वहाँ पे कॉमन होता है, फ्लडिंग, और जो वाटर का इरोजन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा जो आपके सामने, वेट, एंड का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग द टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू मोर क्रॉप्स इन सिमुलेटली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। बताया, इसका आंसर तो आप बताओगे, मैंने आपको बताया है भाई, इसको तो बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, अपने लैंड के हिस्से पर एक साथ दो से दो अधिक फसल उगाने की प्रथा क्या कहलाते हैं? मिक्स क्रॉपिंग कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंटरक्रॉपिंग मैंने आपको बताया, मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग में प्लीज़ डिफरेंस समझ जाना। मिक्स फार्मिंग जो होता है, आप समझ सकते हो मिक्स फार्मिंग क्या होता है, पता है ना?
कि भैया आपका लाइव स्टॉक और प्लस आपकी फार्मिंग, मतलब आपके पशुपालन और आपकी कृषि को जो भी करते हैं, इसके घर में गाय भी बंधी हुई हैं और जिसका अपना खेत पे काम भी हो रहा है, वो क्या लाता है आपका क्या मिक्स फार्मिंग। ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है आप लोगों को पता होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बाकी ऑप्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ इस बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया देर इज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस आबादी का सबसे बड़ा संकेंद्रण है, किसमें किसान आबादी सबसे ज़्यादा है, अपना काम कर रही है, सेंट्रलाइज क्या है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन पढ़ते हैं, एरिया ऑफ इंटेंसिव शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हाईलैंड एरिया कल्टीवेशन कूलर, ठीक है, आपका क्लियर्ड लो लैंड्स इन फॉरेस्ट एरियाज वेयर इज ग्रेन फॉर्मिंग फर्टिसाइड्स, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा इस पर सोचें और बताएं। देखो भाई सिंपल है, दक्षिण पूर्व एशिया के किन एरियाज़ में किसान आबादी जो है सबसे बड़ा सेंटर है। भाई सबसे कम जो है वो है हमारी आपकी शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है। ठीक है, इसकी लो डेंसिटी है, इसमें लो डेंसिटी होती है। आप देख रहे होंगे आप सब लोग मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे हैं, गन्ना बहुत लेवल पर उगाया जा रहा है, जबकि इंटेंसिव शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो सिर्फ आदमी एक छोटे से लैंड पे अपने परिवार को मतलब सर्वाइव करने के लिए, उसको फूड की उपलब्धि के लिए वहाँ खेती करता था। ठीक है, जबकि अब ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो ए इज़ रॉन्ग। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि हाई लैंड एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज कूलर एंड हेदर, उच्च भूमि क्षेत्र जहाँ जलवायु ठंडी और स्वस्थ है। नहीं भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ ज़्यादातर क्या हो रहा है कि बोल सकते हैं कि लेस पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं है यहाँ पे आबादी का इस एरिया में। अब क्लियर्ड लो लैंड्स इन फॉरेस्ट एरियाज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ये मॉडरेट है। वन क्षेत्रों में साफ की गई निचली भूमि, ये मॉडरेट लेवल पे। ठीक है, ग्रेन फार्मिंग एरियाज़ की बात कर रहा है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन प्लांट्स की बात कर रहा है। एरियाज़ वेयर ग्रेन फार्मिंग, वे क्षेत्र जहाँ अनाज की खेती की जाती है। ये अब ज़्यादातर लोग किस पर बेस है कि भैया हमारे यहाँ अनाज की खेती की जा रही है। ठीक है, फाइनल आंसर डी। ठीक है, बस समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 बार आपका रिपीट हुआ है, 29 और 30। ठीक है, अच्छा ये 2012 में है CDS के, 2000 ये NDA में है, CDS में आया हुआ है। ठीक है, चलिए वो ये खेती के लिए बड़े वन क्षेत्र को साफ किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में जलवायु गैर निर्वाह अनुकूल कारण स्थानांतरित खेती का प्रभुत्व। अब देखो यहाँ बोल रहा था कि इसमें किस आबादी का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। इसमें बोल रहा दक्षिण पूर्व एशिया में किसान आबादी का सबसे बड़ा संकेंद्रण क्यों है, क्योंकि भाई खेती के लिए बड़े वन क्षेत्र को साफ किया गया है, एग्रीकल्चर बात हकीकत है। ठीक है, इसलिए और हो सकता है कि भाई इस जलवायु की जो अनुकूल है वो रीज़न है मतलब एग्रीकल्चर के लिए। देखो इसको हम अब सही से कवर करते हैं है ना क्वेश्चन को। देखो बोल रहा है कि वाई साउथ ईस्ट एशिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीजेंट पॉपुलेशन एट ग्लोबल स्केल। साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, द एरिया इज डोमिनेट बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन ड्यू टू फेवरेबल टर्म ट्रेंड। दिस इज रॉन्ग। भाई इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, बात खत्म, डोमिनेट नहीं है। दिस इज रॉन्ग। सेकंड पढ़ो, द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिकल इन रीजन। क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं, इसमें बात की गई है किसकी, हेल्थ केयर की, लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज़ की। ठीक है भाई, दिस इज़ राइट है आपका इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन। ठीक है, इसलिए ये सेंटर है साउथ एशिया। ठीक है, पीजेंट पॉपुलेशन का, दिस इज़ द राइट। अब आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट एशिया में हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हो गया, अपना इंडोनेशिया हो गया, ये सब किस में है, किस सेंटर पर काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बेस पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केरला एंड आंध्र प्रदेश महिला समाधान सोसाइटी मतलब ये ग्रुप ऑफ फार्मिंग स्कीम सच एज कुदुमसिरी इन। ठीक है, कुदुमसिरी की बात हो रही है। केरल में कुदुमसिरी और आंध्र प्रदेश में महिला समाधान सोसाइटी जैसी सामूहिक कृषि ग्रुप योजनाओं को प्रतिलक्ष्य लाभ निम्न में से कौन नहीं है। इसका बेनिफिट की बात करें कि कौन नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा कर देते हैं। हाँ, उन्हें काफ़ी बड़े पैमाने पर बिना जुताई वाली बंजर भूमि को खेती के अंतर्गत ला दिया गया है। क्या ऐसा है? उन्हें भाग लेने में वाले परिवारों के बीच खाद्य सुरक्षा बढ़ गई है। उन्हें अतिरिक्त रोजगार दिया है। उन्हें सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की सुविधाजनक बनाया गया है। अब बात करें इस बारे में कौन सा सही है। अब आप ना कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और वो आपका हर स्टेटमेंट को आपको पॉजिटिव व्यूज़ दे रही है ना,
तो वो राइट है, वो वाक्य में ही राइट है, ठीक है। जैसे पहला पढ़ते हैं कि दे हैव ब्राउट सस्टेनेबल अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर द फार्मिंग। भाई जो बंजर भूमि है यदि आप उसको खेती के लिए यूज़ करोगे तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, और वो उसका यूज़ होगा, तो दिस इज़ राइट, ये पॉजिटिव पॉइंट बात कर रहा है। सेकंड पढ़ते हैं दे हैव इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, यस, ठीक है भाई, ग्रुप फार्मिंग की बात करें ना तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक है। सी दे हैव जनरेटेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, यस, महिलाओं को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ग्रुप फार्मिंग में, ठीक है, आप प्लांट लगा सकते हो फार्मिंग के, ठीक है, प्रोडक्शन हाई होगा तो सैलरी भी बनेगी आप लोगों की, तो ये बात सही है। डी पढ़ रहे हैं कि दे हैव फैसिलिटेड, ठीक है, ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट, नहीं भाई ये नहीं है, वो यहाँ ग्रुप फार्मिंग की बात कर रहे हैं, किसी ओनरशिप लैंड ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बोलेंगे उन्होंने सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो हमसे क्वेश्चन वही तो पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, नॉट डायरेक्ट बेनिफिट, तो डी इज़ राइट, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए आज यहीं पर लेक्चर रखते हैं, और साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपना भाईचारा प्रेम भाव सब दिखाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।